so it is rejected. My Schengen visa got rejected. You must have heard like me, if your documents are strong, you will get the visa. But trust me, I had everything. हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने यूरोप के ड्रीमी ब्लॉग्स तो देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, नोबडी शोज दिस पार्ट. तो आज के वीडियो में आपको हम ले जाने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ पे यूरोप जाने से पहले आपको कदम रखना पड़ेगा. एंड दिस इज VFS ग्लोबल सेंटर दिल्ली, जिसके लिए हमने सारे अपने कागजात रेडी कर लिए हैं. आज है मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट. ये मेरी देखिए कितनी मोटी सी फाइल बन गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं. तो आज के मेरे इस वीडियो में आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है होपफुली, और स्पेशली वो जो कि नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एनी शेंगन वीज़ा. शेंगन वीज़ा अप्लाई क्यों करना है? क्योंकि इससे आपको 26 यूरोपियन कंट्रीज़ की एक्सेस मिल जाती है विदाउट एनी बॉर्डर इशू. आप 26 कंट्रीज़ फ्रीली घूम सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया तो बहुत ही अच्छी. बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई रियल टाइम एक्सपीरियंस विद यू. तो भैया हो गया मेरा डॉक्यूमेंट सबमिशन VFS सेंटर ग्लोबल. क्या क्या वहाँ पे पूछा, क्या हुआ, मतलब पहले हमें भी लग रहा था इट विल बी अ काइंड ऑफ इंटरव्यू, बट दैट वाज नॉट एट ऑल. एटलीस्ट के थ्रू हमने अप्लाई किया था, तो उसमें भी आ रहा था कि दिस इज़ जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन, सो नो नीड टू बी पैनिक, जो कि वहाँ जाके पता लग गया. लेकिन एक बात जो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कभी भी एजेंट के थ्रू अपना अमेरिका या शेंगन वीज़ा अप्लाई मत करिए, क्योंकि ये लोग आपको मतलब हम क्या बोलें कि डबल रुपया लग गया यार. 21,000 मेरे को लगा टोटल, अगर देखें शेंगन वीज़ा का, क्योंकि एटलीस्ट वालों ने 11,000 रुपीज़ ले लिया और 10,000 वहाँ जाके पेमेंट हो गया. तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप डायरेक्टली VFS के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए. फिजिकली वहाँ पर सबमिट करना ही पड़ेगा. जब हम VFS सेंटर पहुँचे, यहाँ पर 2 ऑफिस हैं दिल्ली में. हम गए थे VFS दिल्ली, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट था. तो एक है VFS ग्लोबल, एक है VFS हाउस. तो मेरा फ्रांस का वीज़ा में लगवाना था, तो इसलिए VFS हाउस जाना था, लेकिन हम VFS ग्लोबल पहुँच गए थे. हमने यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखी, उन लोगों ने कहा 20 मिनट्स प्रायर वो गेट्स बंद हो जाएंगे, तो आपको पहले पहुंचना होगा, जो कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे. पहले पासपोर्ट अपना भूल गए, फिर पासपोर्ट लेने आए, तो फिर VFS ग्लोबल पहुंच गए, जो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे ही बना हुआ है. वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यहाँ नहीं, आपको जाना पड़ेगा VFS हाउस. तो हमने जल्दी में, वहाँ से हार्डली 1 और 1.5 किलोमीटर होगा VFS हाउस, वहाँ से हमने ऑटो लिया और वहाँ पहुँचे. 10 मिनट्स बचे होगा मेरे अपॉइंटमेंट में, लेकिन हाँ हमें मिल गया गेट ओपन. अब पता नहीं ये मिथ है या सच है कि वो 20 मिनट्स प्रायर बंद कर देते हैं, बट स्टिल आपको जल्दी पहुंच जाने में ही अच्छा है, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. फिर अंदर पहुंच के सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. जो आपका अपॉइंटमेंट टाइमिंग है तो उसकी प्रिंट आउट ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गेट पे गार्ड सबसे पहले आपका वो अपॉइंटमेंट टाइमिंग देखेगा, जो कि प्रिंट आउट ही होना चाहिए, फ़ोन में आप नहीं दिखा सकते. तो वो दिखाने के बाद आपको एंट्री मिलेगी. अंदर जाके एक मैडम बैठी होंगी रिसेप्शन पे, वो यही चेक करेंगे आज का अपॉइंटमेंट आपका है यानी क्या टाइमिंग है. उसके बाद वो आपको एक टोकन दे करके अंदर भेज देंगे. तो टोकन स्कैन करके आप जा पाएंगे अंदर. फिर लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट से आप ऊपर पूछेंगे आपसे नॉर्मल एप्लीकेशन या फिर आप लॉन्च सर्विसेज लेना चाहेंगे. तो लॉन्च सर्विसेज तो आप बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि लॉन्च सर्विसेज तो जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है. बिल्कुल भी रश नहीं था जो कहो कि आपको प्रायोरिटी मिल जाए, आपको लाइन में ना लगना पड़े, तो रश था ही नहीं. मेरे पहले बस एक एप्लीकेशन और थी और मेरा टोकन नंबर 62 था, उनका 60 था. तो जाते ही विदिन 5 मिनट्स मेरा नंबर आ गया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जो हम लेके गए थे, जिसमें आपका सबसे पहली ज़रूरत है कि एप्लीकेशन फॉर्म उनका ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, फ्रेंच वीज़ा जो आपने अप्लाई किया है. इसके अलावा आपकी ITR 3 इयर्स की होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए. लास्ट 3 मंथ का बोला था एटलीस्ट ने, लेकिन हमने 6 मंथ का दे दिया था. और कवर लेटर होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि एक कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी है. जॉब में है तो NOC भी हो सकता है. स्पॉन्सरशिप है अगर, तो आपका वो स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए ड्यूली साइन बाय योर स्पॉन्सर. एंड सबसे अच्छा होगा कि उनकी ITR, उनका बैंक स्टेटमेंट वो दे दीजिए. तो हमने तो अपने पापा से स्पॉन्सरशिप लिया, तो स्पॉन्सरशिप लेटर, एक उनकी 3 साल की ITR, उनका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, साथ में अपनी 3 साल की ITR, अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, ये सारा कुछ रेडी करके
हम वहाँ पे गए। इसके अलावा सबसे अच्छा कि अगर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड में आपकी, तो उसका भी एक प्रिंट दे दीजिए, जितना भी आपका ईयर का रहा हो। अगर 1.5 लाख 2 लाख है होल्डिंग, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि आपको वीज़ा वो दे दे। तो हमने तो वो भी अपनी एक स्टेटमेंट ले लिया होल्डिंग्स का, तो वो भी जमा करा दिया। फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए। कान तो खासकर एकदम सामने क्लियर दिखाई देने होने चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट भी हो लास्ट 1 वीक का ही हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो, ये आप श्योर हो जाएं। और डमी टिकट्स होनी चाहिए अगर आपने टिकट्स नहीं करवा रखी है। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग्स चाहिए जो कि डमी हो जाती है। थोड़ा सा पूछेंगे कि जैसे हमने दिखाया कि हम फ्रांस जा रहे हैं यहाँ से पेरिस, और फिर वहाँ से रोम जा रहे हैं, और रोम से वापस दिल्ली। तो उन्होंने पूछा तो हमने उन्हें बता दिया एग्जैक्ट जो है वैसा बता दीजिए कि दीज आर माई डमी टिकट्स, और इसके बाद हम प्लान करेंगे अगर वीज़ा मिल जाता है तो। और उन्होंने ये भी पूछा कि आपका पासपोर्ट हम कोरियर करवा दें या फिर आप खुद यहाँ पे आकर के लेंगे, जो कि आप खुद ही जा सकते हैं, किसी को भेज नहीं सकते। तो हमने चूज़ किया कि हम खुद आकर के पिक करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने कुरियर करवाया और बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है कि आपका कुरियर टाइम पे नहीं आ पाता, तो वापस इस ऑफिस आएगा, फिर आप यहाँ से कलेक्ट करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मेरे को ये ट्रिप करनी है जल्द से जल्द, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया कि नहीं, हम आकर के कलेक्ट कर लेंगे, जिसके लिए आपको जो आपकी फ़ीस की जो रिसीट मिली है, जो यहाँ पे आपको फ़ीस जमा करनी है वो, और जो वो टोकन नंबर मिला है उसे लेके आपको आना पड़ेगा, तभी डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन नंबर उन्होंने दे दिया फ़ीस जैसे हमने जमा कर दी उसके बाद, तो उस एप्लीकेशन से आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन अभी तक कहाँ पहुँची। तो फाइनली डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सारे सबमिट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग माई पासपोर्ट। सबमिटिंग यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, वो आपसे बोलेंगे फ़ीस जमा कराने को, चूँकि होगी 9,668 रुपीज़। हमने देखा था कुछ वीडियोज़ में बताया थे कि सिर्फ कैश ही अलाउड है, वहाँ पे UPI या कार्ड पेमेंट नहीं अलाउड है, तो वो भी पता नहीं, हो सकता पहले ऐसा रहा हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप UPI इवन कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो हमने तो अपना कार्ड पेमेंट किया था, बेटर होगा कार्ड पेमेंट है। UPI में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट कार्ड पेमेंट ईजिली एक्सेप्टेबल है। तो फीस जमा करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी, और उसी रिसीट से आप ले सकते हैं अपना वापस में पासपोर्ट। उसी रिसीट को दिखा के फिर आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे, तो एक रूम में आपको भेजेंगे, वहाँ पे सारी फिंगर्स के आपके बायोमेट्रिक होगा, इसीलिए अपॉइंटमेंट ही करवाते हैं। इसके अलावा एक बात जो याद रखने वाली है कि अगर आप फीमेल हैं तो हाथों में मेहंदी ना लगा के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक देने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो करने के बाद आपका ऑल डन। अब आपके बस का कुछ नहीं है, अब सब वो करेंगे अगर आपको देना है वीज़ा या फिर नहीं देना है। तो ये तो अब हमें पता लगेगा आफ्टर 15 डेज़, 10 to 15 डेज़। तब तक वो अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यू मैसेज। जब एम्बेसी पहुंचा मेरा सारा डॉक्यूमेंट, तो भी मैसेज आया है, मेल आया है, तो आप ट्रैक भी कर सकते हो उस एप्लीकेशन नंबर से। बाकी तो जब मेरा पूरा एनवेलप बन के आ जाएगा और इनके VFS सेंटर, तभी पता लग पाएगा। मतलब कितना भी एजेंट के थ्रू क्यों ना आपने अप्लाई किया हो, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप अपना एनवेलप रिसीव करेंगे और खोलेंगे, तब देखेंगे स्टिकर वीज़ा है इनका लगा हुआ है या नहीं। बट क्या होने वाला है गॉड नोज़, एंड फ्रेंच एम्बेसी नोज़। तो आई विल लेट यू नो। फाइनली आज रिज़ल्ट आने वाला था मेरे 7 डेज़ की पेशेंस का, इसके साथ ही इसका कि ये बर्थडे हम कहाँ मनाने वाले हैं, पेरिस मनाने वाले हैं यानी, या अभी कंफर्म होने वाला था कुछ ही सेकंड्स में। एक सीक्रेट बताएं, हम कभी वैसे तो उदास होते नहीं है, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होने पे हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि हम अपने बर्थडे की फ़र्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप पेरिस की करने वाले थे, जो कि अब हम नहीं जा पाएंगे। ये सोच के ज़्यादा मेरा मूड अपसेट था। हालांकि आज नहीं तो कल वीज़ा तो लगना है, हमें घूमना है पूरा वर्ल्ड, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। मतलब अंदर से फील आती है, बट बर्थडे पे नहीं जा पाएंगे ये सोच के हम थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। बट फिर याद आया कि भगवान जी जो अच्छा होता है वही करते हैं। बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट वॉर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो शायद मेरा जाना सही ना होता, कोई भी फ़्लाइट जाएगी तो हॉल्ट था मिडिल ईस्ट में उसका। तो अब देखते हैं कि अपना बर्थडे कहाँ मनाने वाले हैं या मना चुके हैं, मेरे ब्लॉग्स के थ्रू अब आपको पता लगेगा।